Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस विशेष चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका सहयोग ही हमारी असली ताकत है और हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे हाथ में है NCERT कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। ये एक ऐसा चैप्टर है जो देखने में तो तथ्यों से भरा लगता है, लेकिन असल में ये जीवन के विकास की कहानी है। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे सरल बैक्टीरिया से शुरू करके फिर पहली जटिल कोशिका के जन्म तक, और फिर देखेंगे कि कैसे पौधों, कवक और जानवरों ने मिलकर इस दुनिया को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। हमारा लक्ष्य इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से इसके हर पहलू को समझना है, और इसके लिए हम एनसीईआरटी के साथ साथ यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब पृथ्वी पर लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, तो उन्हें अलग अलग समूहों में बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये वर्गीकरण का विचार आया कहाँ से? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सोचिए, अगर आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाएं जहां लाखों किताबें हों और वो किसी भी क्रम में न रखी हों, तो क्या आप अपनी पसंद की किताब ढूंढ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो असंभव होगा। बस वर्गीकरण ठीक यही काम करता है। ये जीवों के अध्ययन को व्यवस्थित और आसान बनाता है। शुरुआती प्रयास अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने किए। उन्होंने पौधों को उनके आकार के आधार पर पेड़, झाड़ी और शाक में बांट दिया, और जानवरों को इस आधार पर कि उनमें लाल खून है या नहीं। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बहुत सतही थी। मतलब ये सिर्फ बाहरी दिखावे पर आधारित था। तो फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कब और कैसे आया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब आया जब हमने सूक्ष्म स्तर पर देखना शुरू किया, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1969 में R.H. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, व्हिटेकर का सिस्टम। जी, ये एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने दुनिया के सभी ज्ञात जीवों को 5 बड़े समूहों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 जगत बनाए गए। लेकिन ये वर्गीकरण किन मानदंडों पर आधारित था? मतलब व्हिटेकर ने किन चीजों को देखकर ये समूह बनाए? व्हिटेकर ने 5 मुख्य आधारों का इस्तेमाल किया, और ये यूपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। पहला, कोशिका की संरचना क्या है? क्या कोशिका प्रोकैरियोटिक है, यानी सरल बिना केंद्रक वाली, या यूकैरियोटिक है, जटिल सुविकसित केंद्रक वाली? दूसरा, शारीरिक संरचना। जीव एक कोशिका का बना है या अनेक कोशिकाओं का? तीसरा, पोषण की विधि। क्या वो स्वपोषी है, जैसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, या परपोषी जो दूसरों पर निर्भर हैं? सही है। चौथा, प्रजनन का तरीका। और पांचवां, जो शायद सबसे गहरा मानदंड है, वो है जातिवृत्तीय संबंध। जातिवृत्तीय संबंध, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। क्या इसका मतलब एक तरह से जीवों का फैमिली ट्री बनाना है? ये देखना कि विकास के क्रम में कौन किसका पूर्वज या करीबी रिश्तेदार है? बिल्कुल सही, आपने इसे बहुत अच्छे से समझा दिया। इसका मतलब यही है कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि 2 जीव आज कैसे दिखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि लाखों साल पहले उनके पूर्वज कौन थे और वे एक दूसरे से कितने संबंधित हैं। अच्छा। यही 5 मानदंड मिलकर व्हिटेकर के वर्गीकरण को इतना मजबूत और वैज्ञानिक बनाते हैं। तो चलिए व्हिटेकर की इसी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हैं और जीवन की कहानी की शुरुआत करते हैं पहले जगत मोनेरा से। ये जीवन का सबसे पहला रूप थे ना? हाँ, इनमें कौन से जीव आते हैं? हाँ, मोनेरा जगत में पृथ्वी के सबसे पहले और सबसे सरल जीव आते हैं, और इसके एकमात्र सदस्य हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ये सूक्ष्म जीव हर जगह हैं, खौलते पानी के झरनों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक, और हमारे शरीर के अंदर भी। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं,
जिसका मतलब है इनकी कोशिका में कोई व्यवस्थित केंद्रक या झिल्ली वाले दूसरे अंग नहीं होते। सब कुछ बस कोशिका के अंदर बिखरा रहता है। आपने खौलते पानी और बर्फीले इलाकों का जिक्र किया। ये सुनकर हैरानी होती है, ये बैक्टीरिया ऐसी चरम और कठोर जगहों पर जिंदा कैसे रह पाते हैं? इसका श्रेय जाता है आद्य बैक्टीरिया या आर्शियोबैक्टीरिया को। ये बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं टफ बैक्टीरिया हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बनावट बाकी बैक्टीरिया से अलग होती है, जो इन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच देती है। इसका एक शानदार उदाहरण है मेथेनोजिन बैक्टीरिया। ये दलदली क्षेत्रों और जुगाली करने वाले जानवरों जैसे गाय भैंस की आंत में रहते हैं। अच्छा, तो जो हम बायोगैस या गोबर गैस की बात करते हैं, उसकी पूरी फैक्ट्री गाय के पेट में चल रही है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया वहां सेल्यूलोज को पचाते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं, जो बायोगैस का मुख्य घटक है। अच्छा, ये पर्यावरण और ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा जीव हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। जो अगर आद्य बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम हैं, तो ये यू बैक्टीरिया या सच्चे बैक्टीरिया क्या हैं? क्या ये वही हैं जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है, जैसे दही वाले बैक्टीरिया? हाँ, यू बैक्टीरिया वही है जिन्हें हम आमतौर पर बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समूह है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने ही शायद पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया था। इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल ए होता है और ये सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके। इनमें से कुछ जैसे नास्टॉक और एनाबिना वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे पकड़कर पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदल सकते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सीधा यूपीएससी के एक सवाल से जुड़ता है। जी, हमारे पास 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स का एक प्रश्न है। प्रश्न था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। 1 एगोरिकस, 2 नॉस्टॉक, 3 स्पाइरोगायरा। उपरोक्त में से कौन सा या से जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? चलिए इसे तोड़ते हैं। जैसा हमने अभी चर्चा की, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। यही गुण इसे एक बेहतरीन जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर बनाता है। अब बाकी विकल्पों को देखें। एगोरिकस एक मशरूम है जो कवक है। ठीक है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, तो सही उत्तर केवल नॉस्टॉक हुआ। ये तो साफ है कि एनसीईआरटी के उदाहरण कितने जरूरी हैं, लेकिन क्या परीक्षा में हमेशा इतने सीधे सवाल आते हैं, या आयोग अब इन तथ्यों को और जटिल बनाकर शायद स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ट्रेंड यही दिखा रहा है कि आयोग अब सीधे सवालों से आगे बढ़कर कॉन्सेप्ट की समझ को परख रहा है। अच्छा। वो शायद आपको नॉस्टॉक के साथ एक और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम दे देंगे और उनके बीच के अंतर पर सवाल बना देंगे। इसलिए सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों समझना भी जरूरी हो गया है। ठीक है, तो मोनेरा में हमें कोशिका का सबसे आदिम रूप मिला, लेकिन विकास यही नहीं रुका होगा। अगला बड़ा कदम क्या था? कोशिका के अंदर एक कंट्रोल सेंटर या ब्रेन का बनना? बिल्कुल सही। और यहीं से हम जगत प्रोटिस्टा में प्रवेश करते हैं। प्रोटिस्टा जगत में वो सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक यानी इनकी कोशिकाओं में एक व्यवस्थित केंद्रक और दूसरे झिल्लीबद्ध अंग होते हैं। ये विकास का एक बहुत बड़ा लीप था। प्रोटिस्टा जगत एक तरह का विविधता का केंद्र है। इसमें ऐसे जीव हैं जो पौधों जैसे हैं, जानवरों जैसे हैं और कवक जैसे भी हैं। अब पौधों जैसे प्रोटिस्टा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्राइसोफाइट, जिसमें डायटम आते हैं। ये महासागरों के मुख्य उत्पादक हैं, यानी समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार। अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर्स। जी। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जो कांच जैसा पदार्थ है। जब ये मरते हैं तो ये सिलिका की भित्तियां समुद्र की तलेटी में जमा होती जाती हैं। और करोड़ों साल बाद क्या होता है? करोड़ों साल बाद ये जमाव डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है। ओह। और मजे की बात यह है कि सोचिए, करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के कंकाल आज हमारे टूथपेस्ट में पॉलिशिंग एजेंट के रूप में या स्विमिंग पूल के फिल्टर में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वाकई प्रकृति का चक्कर कितना अद्भुत है ना?
और जानवरों जैसे प्रोटिस्टा कौन से हैं? उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये शिकारी या परजीवी होते हैं और यहीं से स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। जैसे स्लीपिंग सिकनेस होती है। ये नाम और इनसे होने वाली बीमारियां यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने लाल तरंग या रेड टाइड्स का भी जिक्र किया था, वो क्या है? वो डायनोफ्लैजेलेट नाम के प्रोटिस्टा करते हैं। जब समुद्र में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो पानी लाल या भूरा दिखने लगता है। अच्छा। ये कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को मार सकते हैं। तो हमने मोनेरा यानी सबसे सरल जीव देखे और प्रोटिस्टा यानी पहली जटिल कोशिका। अब कहानी में आगे कौन आता है? अब आते हैं प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स और अपघटक यानी जगत, फंजाई या कवक। ये वो जीव हैं जो मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इनके बिना पृथ्वी कचरे के ढेर में बदल जाएगी। इनकी खास पहचान है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नाम की एक जटिल शर्करा से बनी होती है। कवक को हम अक्सर ब्रेड पर लगी फफूंद या मशरूम के रूप में ही जानते हैं। हाँ। लेकिन इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा है, खासकर सहजीवन में। मैंने लाइकिन के बारे में सुना है, वो क्या है? लाइकन्स एक शानदार उदाहरण है। यह कवक और शैवाल के बीच की एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप? हाँ, इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण से दोनों के लिए भोजन बनाता है और कवक उसे रहने की जगह, पानी और खनिज देता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी शहर के पेड़ों पर आपको लाइकेन दिखे तो समझो वहां की हवा काफी साफ है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। लाइकन प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। वे प्रदूषित हवा में जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा। इसलिए उन्हें प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है। यह पर्यावरण से जुड़ा एक क्लासिक यूपीएससी फैक्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण सहजीवन है माइकोराइजा, जो कवक और बड़े पौधों की जड़ों के बीच होता है। इसमें कवक पौधे को मिट्टी से फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। तो विटेकर की कहानी में अब तक 3 जगत हो चुके हैं। अब हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों यानी पौधों की बात करते हैं। जगत प्लांटी में क्या खास है? जगत प्लांटी में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव आते हैं, जिन्हें हम पौधे कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों का वर्गीकरण असल में उनके पानी से निकलकर जमीन पर आने और फिर जमीन पर सफल होने की कहानी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है? सबसे सरल पौधे हैं शैवाल यानी एल्गी, जो ज्यादातर पानी में रहते हैं। फिर आए ब्रायोफाइट्स जैसे मॉस, जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जमीन और प्रजनन के लिए पानी दोनों चाहिए। ओके। इसके बाद एक बड़ा विकास हुआ संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम का बनना। ये पौधों के अंदर पानी और भोजन पहुंचाने वाले पाइप्स की तरह हैं। अच्छा, एक पाइपलाइन सिस्टम। हाँ, ये सबसे पहले टेरिडोफाइट्स जैसे फर्न में दिखे। इसके बाद आए जिम्नोस्पर्म्स जैसे चीड़, जिनमें बीज तो थे लेकिन वो नग्न थे, यानी फल के अंदर बंद नहीं थे। बिल्कुल। और अंत में सबसे विकसित पौधे आए एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे, जिनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आज पृथ्वी पर यही सबसे सफल पौधे हैं। तो ये पानी से जमीन पर आने, पाइपलाइन सिस्टम बनाने और फिर बीज और फूलों को विकसित करने की एक क्रमिक कहानी है। और इस कहानी के 5वें और आखिरी अध्याय में आते हैं हम, यानी जगत एनिमेलिया। सही कहा। जगत एनिमेलिया में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक परपोषी जीव आते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जानवरों का वर्गीकरण और भी जटिल है और ये कुछ बुनियादी शारीरिक बनावट पर आधारित है, जैसे शरीर की सममिति या देह गुहा का होना या न होना। क्या आप कुछ मुख्य समूहों के उदाहरण दे सकते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो? जरूर। जैसे आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें सभी कीड़े मकोड़े, झींगे, केकड़े आते हैं। अच्छा। इनकी सफलता का राज है इनका काइटिन का बना बाहरी कंकाल और जुड़े हुए पैर। फिर है मोलस्का, जिसमें घोंघे और ऑक्टोपस जैसे कोमल शरीर वाले जीव आते हैं। और अंत में कॉर्डेटा, जिसमें हम सब यानी मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। इन सब में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज अभी भी इस पूरी कहानी से बाहर है, वायरस।
कोरोना महामारी के बाद से हम सब इस नाम से परिचित हैं। विटेकर की इस 5 जगत की भव्य लाइब्रेरी में वायरस कहाँ फिट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में वे कहीं फिट ही नहीं होते। विटेकर ने उन्हें अपनी प्रणाली में जगह ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वायरस को लेकर यही बहस है कि वो सजीव हैं भी या नहीं। उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे एक निर्जीव कण की तरह हैं, जैसे धूल का कण। लेकिन जैसे ही वे किसी जीवित कोशिका में घुसते हैं, वे उस कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं। एकदम सही शब्द। वे उस कोशिका की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपनी हजारों कॉपी बनाने की फैक्ट्री में बदल देते हैं। इनकी बनावट बहुत सरल होती है। बस एक आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए, जो एक प्रोटीन के खोल, जिसे कैप्सिड कहते हैं, से घिरा होता है। स्रोत में विरोइड्स का भी जिक्र है। एक आम अभ्यर्थी के लिए वायरस और विरोइड में क्या मुख्य अंतर है जिसे वो आसानी से याद रख सके? ये अंतर जानना बहुत जरूरी है और अक्सर यहाँ से सवाल बनता है। वायरॉइड की खोज T.O. डाइनर ने की थी। ओके। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वायरॉइड वायरस का और भी छोटा और नंगा रूप है। नंगा रूप? हाँ, मतलब इनमें वायरस की तरह प्रोटीन का खोल या कैप्सिड नहीं होता। इनमें सिर्फ मुक्त आरएनए होता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल? जी, सिर्फ आरएनए। ये मुख्य रूप से पौधों में रोग फैलाते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग। ये 2 अंतर, प्रोटीन खोल का न होना और केवल आरएनए का होना, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, हमने 5 जगत और इन अजीब अकोशिकीय जीवों को भी समझ लिया। तो अंत में एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए इस पूरी चर्चा का सार क्या है? उन्हें इस अध्याय से क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? संक्षेप में कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण और उसके 5 आधार। ये बिल्कुल मौलिक है, इन्हें अच्छी तरह समझे। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने नॉस्टॉक के सवाल में देखा, एनसीईआरटी में दिए गए विशिष्ट उदाहरण, जैसे मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम, प्रदूषण संकेतक के लिए लाइकेन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, उदाहरणों पर ध्यान देना है। तीसरा, जीव विज्ञान को अलग-थलग विषय की तरह न पढ़ें। इसका पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य के साथ जो जुड़ाव है, उसे समझें। यूपीएससी ऐसे ही अंतर्विषयक प्रश्न पूछता है। इंटरलिंकिंग। और चौथा, समूहों के बीच के मुख्य अंतरों पर ध्यान दें, जैसे प्रोकैरियोट बनाम यूकैरियोट, जिम्नोस्पर्म बनाम एंजियोस्पर्म या वायरस बनाम वायरॉइड। यहाँ से अक्सर कथन आधारित प्रश्न बनते हैं। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। विटेकर का वर्गीकरण 1969 में आया था, जब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकें नहीं थीं। आज की इन तकनीकों को देखते हुए अगर हमें जीवन के वृक्ष को फिर से बनाना हो तो कौन से नए मानदंड इस्तेमाल किए जा सकते हैं? और क्या वायरस जैसे जीवों को अंततः इस फैमिली ट्री में कहीं एक निश्चित जगह मिल सकती है? इस गहन एनालिसिस में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी जानकारीपूर्ण सत्रों के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे काम को समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप से जुड़ने पर विचार करें। हम एक बार फिर अपने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.